हाय एवरीवन। तो देखते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी एग्ज़ाम से आप ले सकते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, स्कूल लेवल पे हो या फिर जनरल अंडरस्टैंडिंग हो। दिस टॉपिक इज़ गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टैंड इफ़ यू आर अ ट्रू इंडियन, राइट। क्योंकि इंडिया में इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडिया को खुद इंडिया बनाने में, क्योंकि हमारी कंट्री पे किसी ने कॉलोनाइजेशन कर लिया था, जिसकी वजह से जो हमारी कंट्री थी वो हमारी कम और उनकी ज़्यादा लगने लगी थी। क्योंकि हर जगह, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, गवर्नमेंट जिससे कि कंट्री जानी जाती है ना, तो उस इंस्टीट्यूशन पे भी किसी दूसरे कंट्री ने आके अपना होल्ड कर लिया था। तो this movement, which is civil disobedience movement, plays very important role to make India what it is today and gain it independence. So let's see what civil disobedience is all about. तो जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है बेसिकली दिसंबर 1928 से स्टार्ट होती है। 1928 दिसंबर के टाइम पे नेहरू जी ने कहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि नेहरू रिपोर्ट आपको इसका अल्टीमेटम देना है, और इसके लिए इन्होंने 1 साल दिया था, मतलब दिसंबर 1929 तक आपको किसी भी तरीके से नेहरू रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करना है। तो अब यहाँ पे दिसंबर 1929 का भी टाइम आ जाता है, फिर भी ना ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करती है और ना ही इसको सेंट भी करती है आगे इसके प्रोसीडिंग के लिए, मतलब जहाँ का तहाँ ही रखने देती है। इसको मतलब एक्शन में लाती ही नहीं है। फिर दिसंबर 1929 को, अब क्योंकि ना इम्प्लीमेंटेशन किया गया नेहरू रिपोर्ट का, ना उसको भेजा ही गया आगे प्रोसीड करने के लिए, तो नेहरू जी कहते हैं कि अब यहाँ पे कांग्रेस लाहौर सेशन देखने को हमें मिलता है। तो कांग्रेस लाहौर सेशन में डोमेन्स स्टेटस की मांग की जाती है इसके थ्रू, ठीक है। एंड अब जो नेहरू जी हैं वो कहते हैं कि अब तो पूर्ण स्वराज से कम में हम मानेंगे ही नहीं, मतलब हमें पूरा फुल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज चाहिए ही चाहिए। ये बात रख देते हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू, हु इज़ आर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। और फिर क्या होता है कि जो नेहरू जी हैं 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के पास ऐलान कर देते हैं कि भाई पूर्ण स्वराज हमें मिलने वाला है। एंड 26 जनवरी 9 को हर साल, आपको पता है हम क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे, जिसको गणतंत्र दिवस भी कहते हैं, तो हर साल मनाया जाता है 1930 के बाद से, ठीक है ना। अब फिर क्या होता है कि अब तो पूर्ण स्वराज की ज़रूरत है, तो जाहिर सी बात है हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, अब उनसे कंसल्ट करना तो बहुत ज़रूरी था। तो फिर जो नेहरू जी हैं वो जाते हैं, तो फिर अब महात्मा गांधी जी के पास ये बात पहुंचती है कि तो पर अब ये, क्योंकि ये मूवमेंट अब बहुत ही ऐसा मूवमेंट होना चाहिए जिसका एक अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिले, जिससे कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल ही जाए। तो अब गांधी जी को जाहिर सी बात है कुछ ऐसा टॉपिक लाना था जो सूट भी करे, क्योंकि अब ऐसे तो नहीं था कि कुछ भी बोल देते। अब क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरा कब्जा कर चुकी थी इंडिया पे, तो उन्हीं का राज चला था। अब गांधी जी अचानक से उठ के बोलते कि हमें पूर्ण स्वराज दो और हम नहीं तो तुम्हें ये करेंगे वो करेंगे, तो ऐसे थोड़ी होगा, धमकी देने से तो काम नहीं चलेगा। तो फिर उन्होंने एक आइडिया लगाया। एंड क्योंकि जैसे हमारे जीने के लिए 3 बेसिक नेसेसिटी होती हैं, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ, तो गांधी जी ने कहा कि ये जो अंग्रेज़ों ने अपना ज़्यादा दिमाग लगाया है, ये ज़्यादा होशियार बनते हैं और हम इंडियंस को बेवकूफ़ समझते हैं, तो अभी मैं इनको दिखाता हूँ। तो इन्होंने कहा जो इन्होंने सॉल्ट टैक्स लगाया है, सॉल्ट क्या है हमारा 3 बेसिक नेसेसिटी, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ। तो अरे तुमने तो हमारी सबसे बेसिक नेसेसिटी पे ही टैक्स लगा दिया, तो ये क्या सही बात है? चलो अब तुम्हारा अच्छे से हम करवाते हैं कांड। तो फिर अब गांधी जी ने अपना दिमाग लगाया और सॉल्ट टैक्स को मेन मुद्दा बनाया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का। उन्होंने कहा कि सॉल्ट टैक्स पे जब मैं मुद्दा उठाऊंगा तो कोई मुझे बुरा भी नहीं कहेगा, एंड ये बात जो है सबको हजम भी हो जाएगी और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी मेरा प्रोटेस्ट नहीं कर पाएगी। तो वैसे ही किया गांधी जी ने। तो देखिए मतलब कैसे क्रूएल लोग थे ये ब्रिटिशर्स। इन्होंने क्या किया था, एक तो सॉल्ट पे टैक्स लगाया हुआ था, एंड गांधी जी ने एक बिल पास करवाया था 1882 में, ठीक है। सॉरी गांधी जी ने सॉल्ट टैक्स बिल पास हुआ था 1882 में, और 65 to 70% टैक्स लिया जाता था। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी सिर्फ अकेला सॉल्ट टैक्स जो है 15% लेती थी। सोचिए सिर्फ नमक पे, जिसके बिना खाना आप इमेजिन नहीं कर सकते, उस पर 15% टैक्स देना पड़ता था लोगों को। तो
अब अगर आप देखें तो सबसे मेन जो मुद्दा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, उसको क्या बनाया गया था, सॉल्ट टैक्स, क्योंकि कोई एक बहाना चाहिए था ना जिसके थ्रू हम एक मूवमेंट चला सकते। अब ऐसा थोड़ी है कि हाँ चलो मूवमेंट होगा और शुरू, ना ना ना, कुछ रीज़न चाहिए ना, तो वही उन्होंने अपना दिमाग लगाया और वो कामयाब भी हुआ। फिर 12 मार्च 1930 को 78 फॉलोअर्स के साथ साबरमती आश्रम से ये दांडी कोस तक जाते हैं हमारे गांधी जी। ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू की थी, दांडी कोस तक गए थे और 390 किलोमीटर चले थे। 24 दिन लगे थे 390 किलोमीटर कवर करने को, क्योंकि पैदल गए थे ये लोग, ठीक है। एंड दांडी मार्च पे उन्होंने नमक बनाया था। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि दांडी मार्च को वाइट फ्लोइंग रिवर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने खादी पहना था, और खादी आप सबको पता है कि हमारी इंडिया की क्लोथ है, ना कि ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिशर्स अब इस जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, आपने सुना भी होगा, नहीं सुना होगा तो मैं बताऊंगी कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, इसमें हमने फॉरेन क्लोथ्स, फॉरेन हर एक चीज़ को बॉयकॉट किया था। तो यहाँ पे खादी जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियनाइज थिंग को डेवलप करने में। तो खादी जो था वो इंडियन कल्चर, इंडियन क्लोथ्स को प्रमोट कर रहा था एंड बॉयकॉटिंग फॉरेन क्लोथ्स। तो इसीलिए दांडी मार्च को वाइट फ्लोइंग रिवर भी कहा गया, बिकॉज एवरीवन, सब लोगों ने खादी के कपड़े पहने हुए थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई नदी बह रही है ना, वाइट 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 वाइट। और खादी आपको पता है कितना बेस्ट क्वालिटी का कॉटन का कपड़ा होता है, और कितनी उसमें शाइनिंग वगैरह होती है, इसलिए, ठीक है ना। फिर 6 अप्रैल 1930 को 50,000 से ज़्यादा लोग जो हैं जुड़ गए थे गांधी जी के इस मार्च में, दांडी मार्च के अंदर। फिर बहुत सारे और भी जो लोग थे, जो मेन लीडर्स थे, उन्होंने भी अलग अलग जिस स्पेसिफिक रीजन में वो रह रहे थे वहाँ से उन्होंने भी आवाज़ उठाई। जैसे चेन्नई से हमारे राजगोपालचारी ने भी अपना कंट्रीब्यूशन किया, चेन्नई से शुरू किया, साउथ से। फिर उसके बाद से अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या था कि 15 सॉरी यस, फिर क्या हुआ कि जो हमारा गांधी जी हैं, अब उन्होंने ऐलान कर दिया था कि भाई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या था कि फीचर्स, यस, तो गांधी जी जो थे उन्होंने कहा कि अब यहाँ पे उनको अरेस्ट कर लिया गया, गांधी जी को, नेहरू जी को, सुभाष चंद्र बोस को। तो अब्बास त्यागी और कस्तूरबा गांधी जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लीड कर रहे थे, और उनको भी, लेकिन इन दोनों को भी अरेस्ट कर लिया गया। मीडिया को मना कर दिया गया कि भाई कोई भी कवर नहीं करेगा, क्योंकि अब इन लोगों की ब्रिटिश गवर्नमेंट की सारी असलियत खुल रही थी। 390 किलोमीटर एरिया कवर किया था, सोचिए कितना लंबा, वो भी पैदल। और देखिए इसके जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स भी हम देखते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के, जैसे कि इसमें नॉन वायलेंस। सबको पता है कि गांधी जी ने हमारे देश को आज़ाद करवाया, उसमें सबसे मेन जो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट था वो क्या था, नॉन वायलेंट, अहिंसा पे चलते थे वो, ठीक है, अहिंसा ना करना। यस, अहिंसा करना, अहिंसा से चलना, हिंसा ना करना। वॉयलेंस का मतलब होता है हिंसा, नॉन वॉयलेंस अहिंसा, अहिंसा पे चलने वाले थे हमारे गांधी जी। तो क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था तो नॉन वॉयलेंस मेन फीचर था। इसके अलावा लैंड टैक्स देने से मना कर दिया उन्होंने कहा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को बॉयकॉट कर दो, जो फॉरेन गुड्स हैं उनको भी बॉयकॉट करो, कोई भी शॉप से, उनके शॉप से, ब्रिटिश के शॉप से नहीं खरीदेगा। मास स्ट्राइक कहा उन्होंने। इसके अलावा अगर बात करें तो फिर उन्होंने बोला कि अब अगर ज़्यादा करोगे तो हम रेड डालेंगे। धरसना एक जगह है, वहाँ पे रेड डाल देंगे। उन्होंने लॉर्ड इरविन जो कि उस टाइम पे वाइस रॉय थे इंडिया के, उनको उन्होंने धमका दिया था गांधी जी ने कि अब तो रेड होगा, चाहे जो मर्जी करना है कर लो। 1926 से 1931 तक लॉर्ड इरविन जो है देखने को मिलते हैं एज अ वाइस रॉय ऑफ इंडिया, तो उनको उन्होंने बोला था। और धरसना की जो रेड थी ये भी काफ़ी इम्पैक्टफुल थी, विच प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसके अलावा जो साइमन कमीशन था, साइमन कमीशन, अब इसने डिसाइड किया कि हम अपना एक्शन लेंगे। अब ब्रिटिश भी अपना एक्शन तो लेंगे ही, क्योंकि मीडिया वगैरह भी सब बंद हो गया एंड मेन लीडर्स अरेस्ट हो गए थे एंड धरसना का जो रेट था वो भी बहुत इम्पैक्टफुल हुआ। तो ब्रिटिश के बारे थे, तो ब्रिटिश ने अब क्या किया कि उन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट किया, जो कि नवंबर 1930 में था। तो यहाँ पे कोई भी लीडर, ना गांधी जी ना कोई किसी ने भी इसको ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमें तो इन लोगों को हटाना था, है ना, अपनी कंट्री से। फिर ब्रिटिश ने कहा कि ये तो बहुत अपमानजनक बात है। फिर उन्होंने दोबारा डिसाइड किया कि अब हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे, और ये जाहिर सी बात है गांधी जी और जितने भी लीडर्स हैं उनका ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो फिर लॉर्ड इरविन को वो भेजते हैं कि भाई तुम जाओ और गांधी वगैरह को मनाओ। तो 15 दिन के बाद जो है गांधी जी मान जाते हैं, और गांधी इरविन पैक्ट इसी को कहा जाता है। और यहाँ पे जो है
कांग्रेस मान जाती है कि हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे। एंड इसके साथ जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने और भी कुछ किया था हमारे इंडिया में, जैसे कि चौकीदार टैक्स। तो ये चौकीदार टैक्स, जैसे चौकीदार से आपको मतलब पता चल रहा होगा जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, तो ये बेसिकली विलेज में होते थे। तो ये ईस्टर्न पार्ट में चौकीदार टैक्स उन्होंने लगाया हुआ था इंडिया के। एंड इसके लिए भी टैक्स लेते थे वो कि भाई हम गांव में तुम्हें चौकीदार दे रहे हैं, क्योंकि हर जगह पुलिसमैन इतने गांव में इतने पुलिसमैन नहीं थे, इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि रखे जा सके, तो चौकीदार रखते थे। तो ये भी एक वो फ़ायदा ही कमा रहे थे। एंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट या एक और इम्पॉर्टेंट ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया, जैसे खान अब्दुल गफ़र खान। ये जो थे पेशावर से थे एंड इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, क्योंकि ये गांधी जी के सिद्धांत पे चलते थे, काफ़ी कुछ सिमिलरिटी थी। एंड जैसे नॉन वायलेंस के भी बहुत बड़े सपोर्टर रहे हैं, सो खान अब्दुल गफ़र खान को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। एंड इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी जैसे खुदा खिदमतगार, मतलब गॉड्स जो है सबका रखवाला है। एंड ये लोग रेड कपड़े पहनते थे। और इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर, वो एक फैक्ट है कि इसमें वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिला। यस, क्योंकि आपको सबको पता है कि पहले के टाइम में इतना वुमेन्स इंडिया में पार्टिसिपेट नहीं करती थी किसी भी एक्टिविटी में। सो इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वुमेन पार्टिसिपेशन वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट component. So it was all about civil disobedience movement. I hope it's clear, and if it is, then do like, share and subscribe, and thank you.